हे गाइस व्हाट्स अप, सो बैक विद द न्यू क्रैश कोर्स। और इस बार जो क्रैश कोर्स में लेकर आया हूँ वो है रिएक्ट का, जो कि बिल्कुल इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए हो। ठीक है, जो कि पहले से थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट जानते हो बेसिक्स, और जो रिएक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहते हो इन 2022। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो रिएक्ट है क्या बेसिकली, थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, रिएक्ट जो है बेसिकली एक सिंपल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, और इनके स्लोगन या इनके जो वेबसाइट पर टैगलाइन है उसके मुताबिक सिंपल एक यूज़र इंटरफेस लाइब्रेरी है, यूआई लाइब्रेरी है। सही है, लेकिन इसको मैं जो है समझता हूँ कि सिर्फ लाइब्रेरी ही नहीं समझता, उसको मैं बेसिकली एक फ्रेमवर्क समझता हूँ। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक फ्रेमवर्क में मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट मैनेजमेंट हो गई या राउटिंग हो गई या और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सो एक तरीके से ये रिएक्ट जो है बेसिकली वो एक तरीके से डायरेक्ट इन अ कंपटीशन है विद अदर, यू कैन से पॉपुलर फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर एंड व्यू। ठीक है। अच्छा, रिएक्ट में है बेसिकली हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, यानी कि सिंगल पेज ही पूरी एप्लीकेशन जो है चल रही होती है। सही है, और उसमें आप जैसे कि अगर आप कॉमनली एक चीज़ लेके चलें कि अगर आप फॉर एग्जांपल इंडेक्स और सिंपल एच टी एम एल सी से जावास्क्रिप्ट से प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें आप अलग अलग जो पेजेस बना रहे होते हैं उसके अलग अलग एच टी एम एल की फाइल्स बन रही होती है। ठीक है, इसमें आपके पास एचटीएमएल की एक ही फाइल होती है, बाकी सारा काम जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बना के हो रहा होता है। सही, पेजेस भी जावास्क्रिप्ट की फाइल में बनते हैं, स्टाइलिंग भी जो है इंटरनली अगर आप सीएसएस से करना चाहें तो सीएसएस से भी कर सकते हैं, वरना वो भी पोस्ट सीएसएस के थ्रू जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही स्टाइलिंग वगैरह सब की जा सकती है। ठीक है, और राउटिंग वगैरह भी इसी तरीके से चलती है। सो ये है रिएक्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि रिएक्ट बेसिकली है क्या। ठीक है, अब रिएक्ट में हम जो है बेसिकली कर भी ये सकते हैं कि पूरी पूरी एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं इस पे। सही है, बहुत सी फेमस एप्लीकेशंस भी जो है रिएक्ट पे ऑलरेडी बनी हुई है। सही है, सो एक तरीके से फुल स्टैक ऐप्स जो है उसको बना सकते हैं, इसमें अपनी एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, सो वाई रिएक्ट। सबसे पहले तो कि रिएक्ट के क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं कि हम क्यों रिएक्ट यूज़ करें। सबसे पहले हमारे पास आती है JSX। ठीक है, जिसमें हमारे पास आती है कि हम HTML लिख सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जावास्क्रिप्ट की ही एक फ़ाइल बनती है हमारे पास। सही है, और उसमें जो है हमारे पास उसके अंदर ही हम HTML लिख रहे होते हैं, उसी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे होते हैं। इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, JSX। ठीक है, और उसमें हमारे पास डायनामिक कंटेंट भी हम इसमें सिंपली बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सही है, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल एपीआई के थ्रू डाटा मंगवाया और वो डाटा जो है हमें यूज़र इंटरफेस में यूआई में दिखाना है अपने। ठीक है, तो वो भी बहुत ईजी है। वर्चुअल डॉम। ठीक है, बहुत से लोग आपको जो है उसमें डॉम का पता होगा कि हमारे पास जो पेज बेसिकली हमारे पास जो वेब का पेज खुला हुआ होता है वो बेसिकली डॉम होता है हमारे पास, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से वर्चुअल डॉम होता है। वर्चुअल डॉम क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगा कि वर्चुअल डॉम होता क्या है। सही, तो हमारे पास रिएक्ट की तरफ से एक वर्चुअल डॉम आता है, जिसके ज़रिए हमारी पूरी एप्लीकेशन जो है एसपीए यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन पे जो है चल रही होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट रेंडरिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट पेज रीलोड वगैरह भी होता है। रीयूजेबल कंपोनेंट्स यानी कि फॉर एग्जांपल आपने जो है एक बटन बनाया है। ठीक है, वो बटन आप चाह रहे हैं कि मैं पूरी एप्लीकेशन में यूज़ करूँ। ठीक है, तो उसका आप एक कंपोनेंट बना के रख सकते हैं, वो बटन आप अपने का पेज में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे आप, सिर्फ बटन ही नहीं, बहुत सारे आप पूरे पूरे कुछ कह सकते हैं कार्ड या जो है पूरी पूरी एक तरीके से लिस्ट का कंपोनेंट बना सकते हैं। सही है, जिसकी अपनी स्टेट होती है, इसमें हर कंपोनेंट की अपनी स्टेट होती है जो कि म्यूटेबल होती है, जिसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस और टेस्टिंग, जैसा कि मैंने बताया कि आपको परफॉर्मेंस वगैरह इसकी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। सही है, क्योंकि हमारे पास जब ये रिएक्ट की जब बिल्ड बनती है, ठीक है, तो हमारे पास जो पूरी एक चंक बनती है जावास्क्रिप्ट की वो सिंगल फाइल से लोड हो रही होती है, और जो है उसकी परफॉर्मेंस पे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। टेस्टिंग, हमारे पास रिएक्ट की तरफ से जो है टेस्टिंग लाइब्रेरीज वगैरह भी आती हैं। इंशाल्लाह इस पे रिएक्ट टेस्टिंग पे भी आगे चल के मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। सो टेस्टिंग भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें आउट ऑफ द बॉक्स रिएक्ट की तरफ से ऑफिशियली आती है, और बहुत सी हमारे पास रिएक्ट की अलग अलग लाइब्रेरीज़ हैं जिनको हम इंटीग्रेट करके टेस्टिंग ईजी बना सकते हैं। ईजी लर्निंग कर्व, मैं समझता हूँ कि रिएक्ट का जो है सबसे ज़्यादा ईजी लर्निंग कर्व है, क्योंकि वैसे तो ऐसा वो फ्रेमवर्क ही काम कर रहा होता है, लेकिन वो है इन दी एंड वो है एक लाइब्रेरी ही। सही, जिसमें आप अलग अलग पैकेजेस को इंस्टॉल करके आप अपना काम कर सकते हैं। सही है, उसका लर्निंग कर्व बहुत ईजी है, क्योंकि हम हमारे पास वही आपने जो एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट सीखी है उसी को जो है हम यूज़ कर रहे होंगे। इसमें कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं आएगी कि जिससे आपको मुश्किल हो। ठीक है, तो वही एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट वगैरह वैसे ही चल रही होगी, इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे इस क्रैश कोर्स में। अच्छा, सबसे पहले बात आ जाती है कि अब हम चूँकि रिएक्ट सीखने जा रहे हैं तो हमें बेसिकली क्या क्या पता होना चाहिए।
जैसे कि आपको पता है कि रिएक्ट जो है एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है। सही है। आप सजेशन है कि आपको जो है इन ये जो कुछ 4-5 चीज़ें लिखी हुई हैं इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो। ठीक है, वेरिएबल्स क्या क्या किस तरीके से काम करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स वगैरह किस तरीके से काम करते हैं, प्रोमिसेस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, या एसिंग अवेट, सॉरी मैं लिखना भूल गया, एसिंग अवेट वगैरह किस तरीके से काम करते हैं जो कि ES6 में हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे। एरे मेथड्स जो हैं हमारे पास जो कि है लाइक मैप और फॉर ईच के जो एरे मेथड्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वो भी आगे चल के हमें यूज़ करने। और फैच एपीआई जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की तरफ से आती है, जिसे हम HTTP रिक्वेस्ट कॉल कर सकते हैं डाटा मंगवाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता हो। सही है। थोड़ी बहुत नॉलेज होना इस चीज़ की ज़रूरी है, बाकी इंशाल्लाह हम आगे चल के इसको भी देखेंगे। ओके, मैंने जैसे बताया कि आप रिएक्ट में जो है कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें रिएक्ट में हमारे पास जो है दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जब अभी जो रिएक्ट 16 का जब नया वर्जन आया था, सही है, तो उसमें हमारे पास जो है उससे पहले जो है हमारे पास दो तरीके से हम कंपोनेंट बनाते थे। अभी भी दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम दो तरीके से कंपोनेंट बनाते थे। एक होता था क्लास कंपोनेंट, एक होता था फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, क्लास कंपोनेंट को पहले समझ लेते हैं वो किस तरीके से बनता था। जावास्क्रिप्ट में आपने क्लास का नाम तो ज़्यादा सुना ही होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सही। तो इसी तरीके से हम एक क्लास बनाते थे। ठीक है, और सबसे पहले हम करवाते हैं इंपोर्ट रिएक्ट, जो कि रिएक्ट की लाइब्रेरी हमने जैसे रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है। सही है, तो हम रिएक्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाते हैं और उसमें से हम कंपोनेंट भी इंपोर्ट करवाते हैं। उसके बाद हम एक पूरी क्लास बनाते हैं। सही है, जैसे अब आप उस क्लास के आगे फिर आप अपनी क्लास का नाम लिखते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, बटन हो सकता है, कार्ड हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, कुछ भी। इसको आपने एक्सटेंड्स करना है कंपोनेंट से। एक्सटेंड का मतलब है कि ये कंपोनेंट से इनहेरिट हो रहा है। कंपोनेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास इस ऐप बटन की क्लास में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने एक रेंडर का फंक्शन बनाना है। उस रेंडर का फंक्शन बेसिकली होगा ये कि रेंडर के फंक्शन के अंदर जो है हमारी हम अपनी जो भी जावास्क्रिप्ट या लॉजिक्स है वो भी सारी लिख सकते हैं। प्लस रेंडर का फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा जो कि उसकी यूआई होगी उस कंपोनेंट की। ठीक है, ये रिटर्न का एक फंक्शन बनेगा और इसके अंदर हमारी जो भी यूआई है वो रिटर्न हो जाएगी। सही है। यहाँ पे आप एक कीवर्ड देख रहे होंगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल, इसका मैं बताता हूँ आपको क्या है। अच्छा, जैसे आपका एक कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है, इस कंपोनेंट को आप इस तरीके से कॉल कर लेंगे, कहीं भी अपनी एप्लीकेशन में इसको इंपोर्ट करवा के कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप जो है प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टीज़ भी भिजवा सकते हैं कि इस कंपोनेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। सही है, मैंने यहाँ पर टाइटल भिजवाया हुआ है, टाइटल इज इक्वल टू क्लिक मी। ठीक है, अब इस टाइटल को अब मैंने भिजवा तो दिया, अब मैं वहाँ उस कंपोनेंट में उस क्लास में कैच कैसे करूँगा उसको। तो वो आप इसको जिस तरीके से करेंगे कि अगर आपके पास क्लास कंपोनेंट है तो आपके पास एक दिस का जो ऑब्जेक्ट है वो आ रहा होगा, उसके अंदर आपके पास प्रॉप्स होंगे और उसके अंदर आपके पास वो टाइटल का जो है की वो आ रही होगी। की हमेशा वही होगी जो यहाँ टाइटल में, जो यहाँ टाइटल में होगी हमारे पास की। सही है, वही हमारे पास की जो है हमें वहाँ मिलेगी इस दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल में। सही है, ये तो हो गया क्लास कंपोनेंट्स। अच्छा, अब आते हैं अपने पास फंक्शनल कंपोनेंट्स में। फंक्शनल कंपोनेंट्स भी सिंपल इसी तरीके से बनते हैं जैसे क्लास कंपोनेंट में सब थोड़ा बहुत चीज़ों का फ़र्क है। सबसे पहले आपने कंपोनेंट वगैरह कुछ इंपोर्ट नहीं करवाना, आपने सिंपल रिएक्ट इंपोर्ट करवाना है। लेकिन ऑल्सो अब जो अपडेटेड वर्जन है रिएक्ट के उसमें आपने रिएक्ट भी इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। सही है, आपने रिएक्ट इंपोर्ट करवा लिया, उसके बाद आपने सिंपल एक फंक्शन बनाना है। इसका नाम वही बात है कि आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और उसमें आप जो फिर है आपके पास जो पैरामीटर है प्रॉप्स का, वो आप भिजवाना चाहते हैं नहीं भिजवाना चाहते, वो फिर आपकी मर्जी है। सही है, वही प्रॉप्स हैं जो हम वहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स करके गेट कर रहे थे, यहाँ पे हम पैरामीटर के थ्रू गेट कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, इस फंक्शन में हमारे पास कोई रेंडर का फंक्शन इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर डायरेक्ट जो है हमारे पास ये यूआई रिटर्न होती है। ठीक है, जो भी आपकी यूआई है वो रिटर्न हो जाएगी। सही है, और उसके बाद आप जहाँ भी इसको यूज़ करेंगे, टाइटल इज इक्वल टू क्लिक में करके आपने जो उसका प्रॉप भिजवाया हुआ है वो उसको प्रॉप्स और टाइटल में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉप्स का वो पैरामीटर जो हमने इस फंक्शन के थ्रू लिया था। तो ये एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन था कि कंपोनेंट्स बेसिकली रिएक्ट में किस तरीके से बनाए जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेट की, कि स्टेट बेसिकली क्या होती है। ठीक है, स्टेट को अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझें तो एक तरीके से स्टेट को अगर हम लघुवी मायने देखें, इसकी डिक्शनरी मीनिंग्स देखें इसकी, तो स्टेट का मतलब है हालत। ठीक है, उस कंपोनेंट की बेसिकली अभी करंट हालत क्या है, उसकी स्टेट क्या है। सही है, तो रिएक्ट में हमें जब भी स्टेट यूज़ करनी होती थी, जो रिएक्ट 16 मोडेट से पुराना वर्जन था, ठीक है, तो उसमें जब भी हमें स्टेट का काम करना हो, हमें जब भी कोई स्टेटफुल कंपोनेंट बनाना हो, तो ज़रूरी था कि उस वक्त हम क्लास कंपोनेंट बनाते। सही है, लेकिन जब 16 पॉइंट रिएक्ट 16.8 आई और उसके आफ्टर वर्ड जो भी वर्जन है, ठीक है, तो हमारे पास एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, वो थी हुक्स। सही है,
हुक्स जब भी जैसे इंट्रोड्यूस हुए तो उन्होंने हमें अलाउ किया कि वो जो है हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम उन्हें स्टेटफुल बना सकते हैं, सही, हुक्स की मदद से। अब हम क्लास कंपोनेंट जो है ना होने के बराबर बल्कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते जब से 16.8 वर्जन आया है इसका, सही है। तो उसमें हम जो है क्लास कंपोनेंट्स ही बना रहे होते हैं, सही, क्लास कंपोनेंट्स ही बनाते हैं और इसमें हम अब जो है हुक्स यूज़ करके उस कंपोनेंट को स्टेटफुल बनाते हैं। अगर आप हुक्स यूज़ नहीं कर रहे तो वो स्टेटलेस रहेगा, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, रिएक्ट हुक्स का अभी मैंने आपको बताया। अब रिएक्ट में हमारे पास तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 9 से 10 हुक्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो बहुत से जो कॉमन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो है यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट, सही। और इंशाल्लाह इस कोर्स में भी हम यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट को ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये बिगनर्स कोर्स है, तो मैं ज़्यादा और जो डीप में जो हुक्स हैं उन पे नहीं जाऊँगा। उनकी फिर ऐसा करेंगे कि हुक्स की जो है बिल्कुल अलग से वीडियो बना दूँगा जिनमें ये सारे जो 10 हुक्स हैं इनको डिफ़ाइन कर लेंगे, सही है। तो यूज़ स्टेट का हुक बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जो भी हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें अगर हम यूज़ स्टेट का हुक यूज़ करते हैं तो हमें वो वैल्यू जो होती है वो स्टेटफुल होती है और हमें बेसिकली दो चीज़ें यूज़ स्टेट देता है, स्टेटफुल वैल्यू देता है और एक फंक्शन देता है जो कि उस वैल्यू को अपडेट कराने के काम आता है, सही है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपोनेंट बनाया, उसमें लिस्ट का डाटा आ रहा है, ठीक है। अब डाटा आ रहा है जो कि आपने लिस्ट में रेंडर कराना है, तो सबसे पहले आपने वो डाटा पकड़ के, ठीक है, उसको स्टेट में डालना होगा, ठीक है। वो उस फंक्शन से डालेगा जो हमें यूज़ स्टेट देगा। यूज़ स्टेट हमें वो फंक्शन देगा, हम उसको बोलेंगे कि भाई आप ये जो है अपना ये फंक्शन, इस फंक्शन के थ्रू जो है स्टेट की जो है वैल्यू अपडेट कर दो। उस स्टेट की वैल्यू को फिर हम अपने यूआई में यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें रियल टाइम अपने चेंजेस दिखा रहा होगा उसी यूआई के अंदर। यूज़ इफेक्ट जो है बेसिकली री रेंडरिंग करने के काम आता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई कंडीशन लगाई हुई है स्विच बटन की, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्विच बटन की आपने कंडीशन स्विच बटन एक बनाया है, ठीक है, उसमें लाइट मोड और डार्क मोड की कंडीशन लगाई है कि अगर लाइट मोड हो तो यूआई कुछ इस तरीके से दिखानी है, डार्क मोड हो तो कुछ इस तरीके से दिखानी है, ठीक है। तो उस इफेक्ट को अ, ये इफ़ेक्ट अगर सही से काम करे तो इसके लिए हमें यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट को हम बताते हैं कि जब भी ये वैल्यू चेंज हो, सही है, तो आपने जो है कुछ इस तरीके से कुछ ये काम करना है, सही है। तो यूज़ इफ़ेक्ट बेसिकली री रेंडरिंग करने के काम आता है, ठीक है। हम अपने कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं, कस्टम हुक्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल वो एक फंक्शन ही होता है, ठीक है, जो कुछ ना कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट या एरे में कुछ रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। इस कोर्स में हम कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन बनाएंगे जो ये हमारे पास पूरा प्रोडक्ट्स का डाटा आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली एक एपीआई के थ्रू आ रहा है, सही है। और इसमें हमने जो है आप देख सकते हैं कि कार्ट का कंपोनेंट बनाया है और एक हमने राउट बनाया है जिसमें हम प्रोडक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं। हमने जो है फिर कार्ट का कंपोनेंट बनाया है जो कि फिर इसको जो है हम एज अ कंपोनेंट जो है यूज़ कर सकते हैं, सही है। और आप देख सकते हैं कि पूरी इसकी लिस्ट वगैरह बनाई हुई, ठीक है। तो ये कंपोनेंट किस तरीके से बना कार्ड वाला ये देखेंगे, ठीक है। और ये रेंडर किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं ये देखेंगे, ठीक है। और राउट्स किस तरीके से बन रहा है कि जैसे जैसे मैं सी मोर पे क्लिक कर रहा हूँ, सही है, तो ये मुझे जो है उस प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे लेके जा रहा है। वहाँ एक अलग एपीआई हिट हो रही है जो मुझे उसकी डिटेल्स जो है गेट करके दे रही है किसी भी प्रोडक्ट की, सही है। इंशाल्लाह हम जो है इस कोर्स में फिर ये देखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देन लेट्स कोड और स्टार्ट करते हैं इस क्रैश कोर्स को। ओके, अब हम देखते हैं कि रिएक्ट इंस्टॉलेशन वगैरह किस तरीके से हम कर सकते हैं। आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाएं, react.js.org, और ये जो पूरा पाथ है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन पे एक्चुअली आ जाए वहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो आपके पास यहाँ पे जो है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे हमारा आपके पास जो आ रहा होगा कि आप किस तरीके से ऐप जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास npx आ रहा है, npx बेसिकली नोड पैकेज एग्जीक्यूटेबल्स जो होते हैं हमारे पास, सही। इसको चलाने के लिए, ठीक है, आपको जो है करना ये पड़ेगा कि आपने सबसे पहले नोड जेएस अपने पास इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर आपके पास नहीं है तो, सही है। तो आपने इस वेबसाइट पे आना है node.js.org पे, और यहाँ पे आपके पास जो रिकमेंडेड वर्जन है वो आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, सही है। जैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे जब अपने पास आप टर्मिनल खोलेंगे और यहाँ लिखेंगे नोड -v, तो यहाँ पे आपके पास जो है नोड का वर्जन आ जाएगा, सही है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने पास नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना है। देन आपने जो है सिंपली ये कमांड चलानी है npx create react app और आगे अपनी ऐप का नाम लिखना है। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपनी ऐप का नाम लिखते हैं रिएक्ट ई कॉमर्स ऐप, ठीक है। ये जो है बेसिकली हमारी पूरी ऐप जो है क्रिएट कर देगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया।
ठीक है, हमने सिंपली अपने पास जो है ये कमांड चलाई थी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे अपनी एप्लीकेशन का नाम, और इसने जो हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, हमने हमने जो है अब सिंपली करना ये है कि सी डी रिएक्ट ई कॉमर्स ऐप, और यहाँ पे आप जिस भी इसमें आप कोड करना चाह रहे हैं वीएस कोड में, तो वो हम अपने पास ओपन कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम उसके जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि रिएक्ट ने जो जो भी हमारे पास फाइल्स क्रिएट की है उसको हम देख लेते हैं अपने पास कि वो क्या क्या है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट हुए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नोड मॉड्यूल्स बेसिकली हमारे पास सिंपल जो है एक तरीके से पैकेज पैकेजेस की जो है पूरी हमारे पास एक फ़ोल्डर है, ठीक है? जिसमें हम कर ये सकते हैं कि हम जो भी पैकेज जो है यूज़ करना चाह रहे हैं अपने पास रिएक्ट में, सो वो यहाँ से उठेगा, ठीक है? देन हमारे पास पब्लिक का फ़ोल्डर है। पब्लिक का फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स हैं जैसे इंडेक्स एचटीएमएल और लोगो वगैरह जो है रिएक्ट का पड़ा हुआ है, ठीक है? इसमें हमारे पास एक इंडेक्स एचटीएमएल है। इसमें जो है एक चीज़ है हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास मतलब रिएक्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही एचटीएमएल फाइल बनती है, ठीक है? और उसमें हमारे पास एक डिव होता है सिंपल रूट का, जिसकी आईडी होती है रूट, सही है? सो यहाँ पे हमारे पूरी एप्लीकेशन आके एक तरीके से कह सकते हैं कि रेंडर होती है, ठीक है? इसको मैं अभी आगे चल के आपको दोबारा समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। अच्छा, फिर आते हैं हम अपने पास एसआरसी फ़ोल्डर पे दोबारा आते हैं। फिर हमारे पास एक गिट इग्नोर की फ़ाइल है। गिट इग्नोर में से वो फाइल्स आती हैं जो हम अपने गिटहब पे अगर गिटहब पे अगर कोड अपलोड करना चाह रहे हैं, तो गिट इग्नोर पे हम जो भी फाइल्स अपनी डालेंगे वो अपलोड नहीं होगी, सही है? उसके बाद पैकेज लॉक है। ये बेसिकली कैशे फाइल होती है पैकेज जेसन की। पैकेज जेसन बेसिकली जो है हमारे पास ये एक मेन फाइल है, जिसमें हमारे पास जितनी भी जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है, जो भी स्क्रिप्ट्स वगैरह होती है, वो सारी यहाँ आती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करूँ, जैसे कि मैं अभी करूँगा अभी, हाँ, बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करूँगा और रिएक्ट राउटर की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूँगा, तो वो सारी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, ठीक है? स्क्रिप्ट्स जो है बेसिकली कि हमारी ऐप को रन करने की एक अलग स्क्रिप्ट है, बिल्ड बनाने की अलग अलग स्क्रिप्ट है, टेस्ट करने की एक अलग स्क्रिप्ट है, ठीक है? और ये कुछ ESLint कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है जिस पे हमें ज़्यादा डीप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये सिंपल एक रीडमी फाइल है। अच्छा, अब आता है एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर कि उसके अंदर क्या-क्या है। एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर सबसे पहले हम अपने पास आ जाते हैं index.js पे, जो सबसे मेन फाइल है, ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ कोड हमारे पास हुआ हुआ है, ठीक है? इसमें हमारे पास हुआ हुआ ये है कि हमारे पास सिंपल एक रिएक्ट इम्पोर्ट हुआ हुआ है, रिएक्ट डॉम इम्पोर्ट हुआ हुआ है, सही है? और CSS और ऐप वगैरह इम्पोर्ट इम्पोर्ट हुई हुई है। अच्छा, रिएक्ट डॉम में हमने इसको बताया हुआ है कि रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर आपने करना है ऐप को, सही है? ऐप हमारा सिंपल आप समझ लें इनिशियल पेज या इनिशियल कंपोनेंट है या कुछ भी, इनिशियल पेज समझ लें इसको, सही? ये हमारा बेसिकली एक इनिशियल पेज है, सही? जहाँ पे हमें इसको पूरी UI इम्पोर्ट करवाइए। फिर आपने यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, ठीक है? आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ जो है समझ आ रही होगी कि गेट एलिमेंट बाय आईडी बेसिकली करता है क्या है, क्या उस पूरे जो है एलिमेंट का रेफरेंस उठा के अपने पास ले आता है, सही है? तो जो मैंने आपको इंडेक्स और HTML दिखाई थी यहाँ पे, सही है, रूट, ठीक है? सो ये बेसिकली क्या ये रहा है इंडेक्स जेएस के, मेरी जो ये पूरी ऐप है, जो भी मैं ऐप बनाऊंगा ये बेसिकली रूट है, ठीक है? जो भी मैं ऐप बनाऊंगा वो आप रेंडर कर दो यहाँ पे इस रूट पे, सही है? तो हमारे पास इंडेक्स और HTML में ये पूरी जो है एक तरीके से हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रेंडर हो जाएगी, ठीक है? इस इंडेक्स और HTML को हमें बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम जो होगा हमारा इंडेक्स जेएस पे होगा या एफ जेएस पे होगा, या आप मज़ीद जो भी फाइलें बनाएंगे उसमें होगा, सही है? फर्दर फाइल्स पे आते हैं। ये सिंपल एक एसवीजी लोगो है जो कि रिएक्ट का लोगो है। अभी जब मैं ऐप रन करूँगा तो आपको ज़्यादा सही समझ आ जाएगा, ठीक है? दूसरा जो है हमारे पास वेब बैटल्स की एक फ़ाइल है। वेब बैटल्स एक काइंड ऑफ वेरी डीप टॉपिक है, तो इसको फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास एक टेस्टिंग की फ़ाइल है, जो यहाँ पे हम अपने सारे जो है टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास टेस्टिंग लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती है रिएक्ट की तरफ से, सही है? दूसरा हमारे पास इंडेक्स डॉट सी एस एस की फ़ाइल है। यहाँ पे कुछ इनिशियल CSS लिखी हुई है। ये एक टेस्टिंग फ़ाइल है जिसमें हमारे पास सिंपल एक टेस्ट केस भी लिखा हुआ है कि ऐप जब भी रेंडर हो, ये टेस्ट केस हमें जो है चला के देख सकते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है, सही है? उसके बाद ऐप डॉट सी एस एस की फ़ाइल है, इसमें कुछ CSS लिखी हुई है, ठीक है? अब अपने पास आ जाते हैं ऐप डॉट जेएस में कि वो जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, वहाँ पे जो पेज रेंडर हो रहा है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंपोनेंट बना हुआ है और फंक्शनल कंपोनेंट बना हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ पे एक ऐप है। ऐप यानी कि नाम कुछ भी हो सकता है, सही है?
एक हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट बना हुआ है जिसमें हमारे पास सिंपल हमारे कुछ यूआई रिटर्न हो रही है, ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है ऐप को। एक्सपोर्ट क्यों किया हुआ है? ताकि हम इसको इंडेक्स जो जेएस में इंपोर्ट करवा के यूज़ कर सकें, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस में आएंगे, हमने देख आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, इसको इंपोर्ट करवा के यहाँ पे हमने एज अ टैग यूज़ किया हुआ है। सही है। ऐप डॉट जेएस में दोबारा आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी हुई, सिंपल एचटीएमएल लिखी हुई है, दैट्स इट। सही है। जो भी जावास्क्रिप्ट होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सही है। अच्छा, मैं इसको जो है आपको रन करके पहले दिखा देता हूँ। तो आपने सिंपली करना ये है कि अपने पास टर्मिनल खोल लें और यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है npm start। अच्छा, आपने जो नोड जेएस इंस्टॉल किया था तो उसमें आपके पास npm npx सब आ गया। सही है। तो npm स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये ऐप जो है एक्चुअली रन हो जाएगी। सेकेंड। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ npm स्टार्ट, और टर्मिनल में जाके सिंपली अपने पास लिखना है npm स्टार्ट, और यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट टाइप जो है स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा उसका समझे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअली। तो ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है और एक तरीके से इसकी बिल्ड बन रही है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और ऐप डॉट जेएस में जो भी कोड लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है, ठीक है। तो लेट्स गेट बैक टू दी कोड। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है रन हो गया। ये जो भी बिल्ड बिल्ड बनी है ये इसकी पूरी लॉग्स है, इसको हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जो है हम सारा काम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें होंगी। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे ये कि खुद अपना एक स्ट्रक्चर सेट करेंगे और इसमें कुछ पैकेजेस भी इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें रिएक्ट बूटस्ट्रैप। सही है। अगर आप अपने पास यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे सिंपली आप लिखें रिएक्ट बूटस्ट्रैप। सही है। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप सिंपली हमारे पास एक पैकेज है जिसमें हम जो है बूटस्ट्रैप को एज अ रिएक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है बूटस्ट्रैप की तरफ से कंपोनेंट्स रिएक्ट के लिए बने हुए आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ये बटन का कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि हमारे रिएक्ट बूटस्ट्रैप की तरफ से आ रहा है। इस बटन के कंपोनेंट को सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम बूटस्ट्रैप की सारी सारी क्लासेस भी यहाँ पे जो है आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सही है। तो आपने करना ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप एट 5.1.3। तो सबसे पहले हम अपने पास ये इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं अपने पास और दोबारा से एक नया टर्मिनल खोल लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, npm इंस्टॉल ये एक बेसिकली जो है हमारे पास कमांड है, उसके आगे आप जो है पैकेज नेम बताते हैं कि मुझे ये पैकेज पैकेज जो है बेसिकली इंस्टॉल करना है। सही है। तो npm इंस्टॉल और आगे अपने पैकेज का नाम बताना है। वो पैकेज जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो वो जो है आपके पैकेज डॉट जेसन में आ जाएगा। अच्छा, ये भी इंस्टॉल होता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पैकेज जेसन में हमारे पास डिपेंडेंसीज में आ चुका होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास पैकेज जो है इंस्टॉल हो गया है और इसको हम जो है मैं आपको पैकेज डॉट जेसन में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल हो गया। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप जो है इंस्टॉल हो गया और जो है हम इस एप्लीकेशन में अपना बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जो है यूआई वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक और चीज़ कि यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें हैं कि कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वगैरह बना लेते हैं। कि सबसे पहले हम एसआरसी के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं पेजेस का। सही है। इसमें अपने जो भी हमारे पास बेसिकली दो पेजेस हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज और एक डिटेल का पेज। तो ये दो पेज हम बनाएंगे यहाँ पे। और एक और चीज़ बना लेते हैं यहाँ पे नया फोल्डर कंपोनेंट्स का। सही है। तो ये हमारे पास दो फोल्डर हैं, यहाँ पे हम जो है अपने सारा जो पेज है कंपोनेंट है जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे। सही है। अच्छा, सबसे पहले करते ये है कि अपने पास एक न्यू फाइल बना लेते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स डॉट जेएस की। सही है। इसको मैं एक जो है फंक्शनल कंपोनेंट बनाऊंगा, ठीक है। तो सिंपली मुझे करना ही है। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे आप जो है अपने पास कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं वीएस कोड में, जिससे आप जो है एक तरीके से स्निपेट्स आपके पास आ जाएंगे, जिससे आप आसानी से फंक्शनल कंपोनेंट अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ लिखूँ रिएक्ट,
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सटेंशन है ये 7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स वगैरह। ठीक है, तो ये अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्निपेट्स वगैरह हमारे जो है आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं, जिससे हम आसानी से काम ले सकते हैं और एक तरीके से फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने करना ही है कि यहाँ पे लिखना है RFC, यानी कि रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, और जैसे आपके पास सजेशन आ जाए आपने इसको एंटर मार देना है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा इसने फंक्शनल कंपोनेंट बना दिए। ठीक है, रिएक्ट इंपोर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, और इसको मैं बना देता हूँ एक तरीके से एरो फंक्शन। सही है। अच्छा, एरो फंक्शन का मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे मैंने बेसिकली किया क्या है। अच्छा, एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा था। सही है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और एक्सपोर्ट जो कॉन्स्ट मैंने किया उसमें फ़र्क क्या है। अच्छा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बेसिकली आप जब करते हैं कि जब आप एक ही फाइल के अंदर से जो है मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करवा रहे हो। सही है, जब आप मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करवा रहे हो तो यहाँ पे आप जो है इसको एक्सपोर्ट और फंक्शन का नाम जो भी आपका प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी है उसको आप कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऐप.js में देख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है। सही है, जब इसको आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे और जहाँ आपने इसको यूज़ करना है इंपोर्ट करते हो आपने उसको सिंपली इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम और फाइल का नाम। लेकिन अगर आप इसको अगर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, बल्कि मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये फंक्शन बना देता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड हटा के इसको एरो फंक्शन जो है बना देते हैं। सही है, इस वाले को जो ये अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ले रहा है। ठीक है, इसको अगर आप जब इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो इस तरीके से होगा कि आपने यहाँ पे लिखना है पेजेस, यानी कि मैं पेजेस से जो है उठा रहा हूँ प्रोडक्ट्स, सॉरी। ठीक है, और ये जब इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये वो करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में। ठीक है, देखें सजेशन में भी आ गया। तो जब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होगा तो विदाउट कर्ली ब्रैकेट इंपोर्ट होगा, और जब एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करके होगा तो कर्ली ब्रैकेट के साथ इंपोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्स्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ से एक्सपेक्टेड होता है कि मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं कोई एक और चीज़ भी एक्सपोर्ट करवा देता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लिस्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस ऑब्जेक्ट में प्रोडक्ट लिस्ट भी मिल जाएगा, तो दो चीज़ें इंपोर्ट हो गई एक ही फाइल से। सही है, तो रिकमेंडेड तो यही होता है कि आप जो है अगर मल्टीपल चीज़ें करवा रहे हैं एक्सपोर्ट तो आप इसको कॉन्स करके करवाएं, वरना आप डिफ़ॉल्ट भी करवा सकते हैं। अब चूँकि मेरे पास यहाँ पे एक ही चीज़ है तो मैं एक काम करता हूँ इसको वैसा ही रहने देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। सही है, इसको मैं लिख इस तरीके से लेता हूँ कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और नीचे प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ ताकि ये एक अलग लाइन में रहे, कुछ मसला ना हो। और इसको जो है मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ। एरो फंक्शन को जिस तरीके से बनेगा कॉन्स्ट, और आपने यहाँ पे बताना है फंक्शन का नाम, और यहाँ पे एरो लगा देना है। दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि H1 बता के कि यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये कंपोनेंट मेरे पास बन गया। ठीक है, इसको मैं अपने पास कॉल कर लेता हूँ। सही है। अच्छा, एक चीज़ की है कि कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट कॉल हो सकते हैं। ठीक है, ये बात तो ज़ाहिर है, वैसे कॉमन सेंस वाली बात है। सही है कि अगर मैंने प्रोडक्ट्स डॉट जेएस बनाया, मतलब प्रोडक्ट्स का अपना एक ही बनाया, ठीक है, तो इस ऐप डॉट जेएस के अंदर भी मैं प्रोडक्ट्स का अपना ही पूरा कॉल कर सकता हूँ। सही, किस तरीके से? अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं यहाँ पे मैं सिंपली कॉल करूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये इंपोर्ट हो गया खुद ही मेरे पास। ये लोगो यहाँ पे हटा लेते हैं। तो अगर मैं अब आपको चेंजेस दिखाऊँ तो ये मेरे पास प्रोडक्ट्स वाला जो कंपोनेंट है वो इंपोर्ट हो गया सिंपल तरीके से। सही है। अच्छा, इसको जो है साइड पे खोल लेते हैं ताकि साइड टू साइड चेंजेस हमें दिखती रहे। इसको यहाँ कर लेते हैं, हाँ बल्कि ऐसे ही रहने देते हैं, वरना वो कोड जो है छोटा हो जाएगा। खैर, सही है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है इंडेक्स और जेएस में जो है मैं अपना प्रोडक्ट्स का पेज कॉल करूँ, या फिर इसको एक काम करते हैं यहीं रहने देते हैं, और ये क्लास वगैरह इसमें से हटा देते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इसमें से फ़िलहाल हटा देते हैं। ठीक है, ये डिफ की भी फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम इस ये जो ऐप है, यहाँ पे हम बेसिकली अपनी राउट कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे करेंगे। सही है,
तो प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल हटा नहीं रहा। ठीक है, इंडेक्स डॉट सी एस एस चले रहने देते हैं, इसमें मसला नहीं है। इंडेक्स डॉट जेएस पे आके यहाँ पे मैंने ऐप कॉल कर दिया। ठीक है, और अच्छा, इस लोगो की ज़रूरत नहीं है, इसको फ़िलहाल हम डिलीट कर देते हैं अपने पास से। हो गया, और ये हमारे पास एक पेज बन गया प्रोडक्ट्स का। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम करते ये हैं कि एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, एक नेव बार टाइप। सही है, तो कहते हैं ये कि कंपोनेंट्स में आता है और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं ऐप नेव बार के नाम से। ठीक है, सेम वही, इसको आर एफ सी करेंगे और ये हमारे पास नेव बार की एक फंक्शन बन जाएगा पूरा। ठीक है, अच्छा, इसमें हम करेंगे ये कि बूट स्ट्रैप के थ्रू हम जो है हम एक नेव बार क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे आता है अपने पास, और करते ये हैं कि बूटस्ट्रैप की जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे जाके हम सर्च करते हैं कि नए बार किस तरीके से हम बना सकते हैं। ओके, सो या देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैप बार एक्चुअली। सो एक सिंपल सा कोई भी नैप बार उठा लेते हैं और ये उठा लेते हैं। यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नैप बार का कुछ कंपोनेंट है, इसको हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। और कंटेनर, देन नैप। सही है, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं बूटस्ट्रैप की तरफ से। अच्छा, यहाँ पे हम जो है बेसिकली बूटस्ट्रैप को एक तरीके से फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं रिएक्ट पे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स वगैरह कुछ इसी तरीके से हम उठा के बना सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बूटस्ट्रैप इज़ नॉट अ बिग थिंग। सो यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं ईजिली। बाकी ये कंपोनेंट्स हैं, बाकी अब इसमें जो है क्लासेस वगैरह बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस होती हैं उसके ज़रिए भी आप बना सकते हैं, लेकिन रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे कंपोनेंट दिए हुए हैं, तो हम इसको उसी उन्हीं को जो है यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, सो यहाँ पे करेंगे ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉप वाली जो चीज़ थी, कि यहाँ पे हम जो है प्रॉप के थ्रू भी डाटा भिजवा सकते हैं, तो वो इसको इन एक्शन देखते हैं कि वो किस तरीके से हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये 3 लिंक्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे मुझे स्लैश यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं रूट पेज पे आ जाऊँ। सही है, सो यहाँ पे मुझे नेवर नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे वो चाहिए जो कि मैं प्रॉप के थ्रू भिजवाऊँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा प्रॉप्स, यहाँ पे मैं कर दूँगा प्रॉप्स डॉट टाइटल। सही है, तो अब वहाँ से जो भी मैं टाइटल भिजवाऊँगा, ठीक है, तो वो जो है ऐप नेव बार में आके लग जाएगा। सही, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ऐप नेव बार में दिख कैसा रहा है। सही है, अच्छा, ये भी हमें दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने कंपोनेंट तो बना लिया लेकिन इसको यूज़ नहीं किया, कहीं कॉल नहीं किया है। सही है, तो यहाँ पे आते हैं अपने पास, और इसको फिलहाल हम प्रोडक्ट्स का जो पेज है वहीं पे हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं ऐप नेव बार। ठीक हो गया, इसको मैं अपने बार करके कॉल कर लेते हैं और अपने पास चेक करते हैं अब कि बस आ रहा है कि नहीं। ओके, सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जब आपने रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है ना, तो उसकी सीएसएस वगैरह भी हमें इसको इंपोर्ट करवानी है। सही है, तो इनका जो इंस्टॉलेशन वाला पेज है, यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक सीएसएस में एक ये स्टाइल शीट आ रही है। ठीक है, जो कि बूटस्ट्रैप से एक्चुअली लोड होगी। सही, तो उसका आपने करना है कॉपी, और यहाँ पे आना है अपने पास कोड में, और इसमें जो मेरे पास इंडेक्स डॉट जेएस है, हमारी जो रूट फाइल है, उसको यहाँ पे सिंपली एट द एंड पेस्ट कर देना है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक तरीके से जो है चीज़ें चल जाएंगी। सही है, तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर ब्लैक कलर का जो है मेरे पास बार एक तरीके से आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे अब चूंकि टाइटल नहीं आ रहा है क्योंकि टाइटल मैंने भेजा नहीं है, तो यहाँ पे हम अपने पास आते हैं अगेन ऐप नेव बार पे जहाँ पे हमने इसको कॉल किया था। यहाँ पे अपने इसको भिजवाते हैं टाइटल रिएक्ट स्टोर। सही है, रिएक्ट स्टोर ने भिजवा दिया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्ट स्टोर आ गया हमारे पास टाइटल। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास हो ही रहा है कि अब टाइटल हमने इसको यहाँ पे भिजवाया रिएक्ट स्टोर। ठीक है, वो गया अंदर प्रॉप्स डॉट टाइटल में, इसको जैसे टाइटल वाला कीवर्ड मिला वो उसने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, मल्टीपल प्रॉप्स जो आप इसको भिजवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जितने चाहे। सही है, तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, ये एक तरीके से नैप बार हमारे पास कंपोनेंट बन गया।
ठीक है, अच्छा अब आते हैं और जो प्रोडक्ट का हमारे पास कार्ड था, वो जो है एक्चुअली हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं बूटस्ट्रैप में जो है हम कार्ड किस तरीके से बना सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम आ जाएँ और लिखें कार्ड, सो यहाँ पे मेरे पास जो है डिफरेंट स्टाइल्स के जो है कार्ड आ जाएंगे। तो उनमें से कोई भी हम एक सिंपल सा जो है कार्ड अपने पास उठा लेते हैं। अच्छा ये जो है थोड़ा सही लग रहा है सिंपल सा, इसी को जो है हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपने पास आके पेस्ट कर देते हैं इसको। सही, अच्छा ये इस कार्ड का भी जो है बेसिकली हम कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। सही है, यहाँ पे हमें जो है कार्ड इंपोर्ट करवाना होगा। कार्ड हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं और यहाँ पे एक बटन इंपोर्ट करवाना होगा। सही, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा ये कार्ड आप देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे एक कार्ड आ गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा पैडिंग वगैरह दे देंगे। इमेज यहाँ पे आ नहीं रही क्योंकि ज़ाहिर है इमेज का पाथ हमारे पास सही नहीं होगा। बिल्कुल, ठीक है, इमेज ओके। सो यहाँ पे हम करेंगे ये कि इसको थोड़ी सी हम पैडिंग वगैरह दे देते हैं। अच्छा एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट की होगी, स्टाइल वाली जो चीज़ है। अच्छा स्टाइलिंग करने के जो है ना रिएक्ट में आप कह सकते हैं दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इनलाइन स्टाइलिंग कर दें। सही, इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब जैसे कि यहाँ पे हुआ हुआ है कि आपने सबसे पहले करना ये है, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाना है। ठीक है, कहीं भी आप लगा सकते हैं जो एक्सेप्ट करता हो। इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स। जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है बेसिकली क्या कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई भी पूरी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कि हम जावास्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सिंपली करेंगे ये कि एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके अंदर। सही है, इसके अंदर हम अपनी पूरी सी एस एस लिख सकते हैं। विद हो गई, हाइड हो गई, या कुछ भी हो गया। सही है, जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर लिखना है, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर जो है आपने इस तरीके से आएगा। सही है, अमूमन सी एस एस में जो हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं वो डैश करके जो है चीज़ें आ रही होती हैं, यानी कि अगर हमें बैकग्राउंड कलर डालना है तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड डैश कलर आ रहा होता है। सही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है बैकग्राउंड और डैश नहीं आएगा, कैपिटल, उसका जो बाद वाला वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग में दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास सिंपल जो है उस कार्ड की विड्थ दी हुई है 18 REM। ठीक है, अच्छा एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप सिंपल क्लासेस दे के कर सकते हैं कि जैसे क्लासेस वगैरह में होता है। सही है, तो यानी कि आपने करा क्लास। अच्छा HTML में आप क्लास देते हैं। सही है, यहाँ पे क्लास नेम देते हैं। सही, अगर आप सिंपल सिर्फ क्लास लिखेंगे तो आपको बेसिकली वार्निंग देगा कि यहाँ पे आपने क्लास नहीं, क्लास नेम यूज़ करना है। सही है, क्लास नेम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कार्ड शेडो की क्लास बना देता हूँ। सही है, अब कार्ड शेडो की क्लास बनी हुई नहीं है, इसको मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। सही है, अब इंडेक्स डॉट सी एस एस जो है बेसिकली ग्लोबली पूरी उसमें लोड हो रही है, तो यहाँ पे मैं कार्ड शेडो की क्लास बना देता हूँ। सही है, और यहाँ पे इसको कुछ शेडो बता देता हूँ जो हमारे कार्ड में एज अ शेडो शो हो रहा होगा। तो ये जो है बेसिकली सिंपल शेडो की एक यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन है सी एस एस। ठीक है, सो ये हमारे पास कार्ड शेडो की क्लास है जो कि मैंने सिंपल यहाँ पे लगा दी इंडेक्स डॉट सी एस एस में, और इसको मैं सिंपली यहाँ पे कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ अपने एज अ क्लास नेम में। सही हो गया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरे पास जो है कार्ड का शेडो भी यहाँ पे साइड पर आ गया। ठीक है, सो ये हमारे पास एक सिंपल कार्ड बन गया। इमेज जो है मैं कोई भी देख लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाती तो वो मैं लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पे जो है मुझे एक इमेज मिल गई है, इसको मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास इमेज भी शो हो गई है। सो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोडक्ट कार्ड बन गया। ठीक है, और इसको मैं अगर सिंपली यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग दे दूँ, P4 बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लास है। सही है, तो अच्छा पैडिंग नहीं, इसका मार्जिन दे के देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा जो चिपका हुआ था तो उसको थोड़ा यहाँ पे आ गया। सही है, अच्छा तो यहाँ पे ये हमारे पास एक प्रोडक्ट कार्ड बन गया। अब इसका भी हम एक काम करते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली करेंगे ये कि यहाँ पे इस कार्ड सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं। कंपोनेंट्स में आके एक फ़ाइल बना लेते हैं प्रोडक्ट कार्ड की। ठीक है, यहाँ पे सिंपली वही आर एफ सी डेफ फंक्शनल कंपोनेंट। सही है, और यहाँ पे हम इसको सिंपली करते ये हैं कि इस पूरे को करते हैं कट, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। सही है, कार्ड को यहाँ पे करवा लेते हैं इंपोर्ट, और इस बटन को भी यहाँ इंपोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं सी मोर। ठीक हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट कार्ड है ये हमारे पास जो है, इसको सिंपली हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास कोड भी कितना साफ़ सुथरा जो है हो गया। सही है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और ये सिंपली जैसा था वैसे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे ये कि अब प्रोडक्ट कार्ड में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। सही है, टाइटल, सॉरी, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है हमें बेसिकली डायनेमिक करनी है। ठीक है, तो हम करेंगे ये कि अब पहले तो हम एक प्रॉप पकड़ लेते हैं, यहाँ से अब तीन प्रॉप्स पकड़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये डिस्क्रिप्शन में हटा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में शो नहीं कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन में जो है डिटेल्स में, प्रोडक्ट की डिटेल में शो कराऊंगा, तो ये सिंपली मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आता है प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स और टाइटल मैं जो है वहाँ से भेजूंगा, जहाँ मैंने इसको कॉल किया है। इसको करते हैं प्रॉप्स डॉट टाइटल। ठीक है, और इमेज भी जो है मैं वहीं से भेजूंगा जहाँ से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ी इमेज है ये। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली करूँगा कर्ली ब्रैकेट्स प्रॉप्स डॉट टाइटल। ठीक है, आपने जो भी चीज़ डायनेमिक करनी है ना, उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब यही है कि यहाँ पे कोई डायनेमिक कंटेंट आने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टाइटल हो गया, यहाँ पे सॉरी इमेज होगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। हाँ, ये थोड़ी जावास्क्रिप्ट की चीज़ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉप्स है, प्रॉप्स डॉट इमेज है, प्रॉप्स डॉट टाइटल है। ठीक है, प्रॉप्स दो बार जो है कॉल हो रहा है। सही है, तो आप इसको जो है बेसिकली प्रॉप्स एक तरीके से हमें पता है कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम डॉट करके चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम जो है बेसिकली डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से हमने करना है, ये बनाना है कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू प्रॉप्स। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रॉप्स में से जो ऑब्जेक्ट है उसमें से दो चीज़ें आप गेट करो, इमेज और टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें प्रॉप्स डॉट इमेज और प्रॉप्स डॉट टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिंपली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सही है, इसको अगर और ज़्यादा जो है वो करना है, अपना क्लीन करना है, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके भी कर सकते हैं कि ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, इसको यहीं पे हम डिकंस्ट्रक्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे इमेज, यहाँ पे टाइटल। ठीक है, इसको बोलते हैं डिकंस्ट्रक्ट करना ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली इसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज और टाइटल जो है, ये दो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब जहाँ पे हम इस प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट कार्ड को, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल, तो आप देख सकते हैं कि हमें सजेशन में भी चीज़ें मिलना शुरू हो गई टाइटल। या हम कुछ भी स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, हेडफोन्स। और यहाँ पे हम इमेज जो है, जो हमने कॉपी की हुई थी, इसको हम यहाँ पे फ़िलहाल स्ट्रिंग में डाल देते हैं। सॉरी, सही है, तो सेम वही काम है। अब यहाँ पे टाइटल आ गया, सीमोर आ गया, और हमारे पास इमेज भी आ रही है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई कंपोनेंट की बात है कि कंपोनेंट वगैरह किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। अब आते हैं कि हमें डायनामिक कंटेंट चाहिए। सही है, डायनामिक कंटेंट किस तरीके से आएगा। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे ये कि हमें पहले थोड़ा स्टैटिक कंटेंट बना लेते हैं अपने पास। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैप का जो हमारा फंक्शन है एरे का, वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं जो है थोड़ा एक डाटा बना लेता हूँ, कॉन्स्ट डाटा। सही है, यहाँ पे मेरे पास कुछ मल्टीपल जो है ऑब्जेक्ट्स होंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर होगा टाइटल। ठीक है, और इमेज। इमेज फ़िलहाल हम सेम ही रख लेते हैं। ठीक है, सब में, तो ऐसा कोई इशू होना नहीं चाहिए उसमें। एक काम करते हैं, इमेज का जो है यूआरएल हम एक जगह सेव करा लेते हैं, ताकि हमें बार बार इतना बड़ा यूआरएल लिखना ना पड़े। सही है, इमेज यूआरएल हो गया, और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सेव। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं इमेज यूआरएल। ठीक है, टाइटल हम लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले हेडफोन्स, और दूसरा हमारे पास टाइटल आ जाएगा बाइक। ठीक है, और इमेज यूआरएल भी मैं फ़िलहाल भी यही रख लेता हूँ। सही है, सेम गोस फॉर दिस, और यहाँ पे कुछ मल्टीपल हम प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। बाइक हो गया, फ़ोन हो गया, और शूज़ हो गए।
ठीक है, शूज़ हो गए और वॉचेज़ हो गई। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है एक तरीके का स्टैटिक डाटा हो गया। ठीक है, अभी डाटा आप देख रहे हैं मेरे पास एरे, सही है, यानी कि मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। ठीक है, तो वो ज़ाहिर है एरे में ही सेव होंगे। सही है, अब ये डाटा हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल ले लें कि ये डाटा मेरे पास एपीआई के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें करना ये है कि करना है लूपिंग। सही है, तो अब एक चीज़ ये कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने कर्ली ब्रैकेट जहाँ भी आप लगाएंगे वहाँ आप अंदर उसके जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। सही है, तो अगर मुझे अपनी एचटीएमएल के अंदर, सही है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो उसका क्या तरीका है, यानी कि अब मुझे अपनी एचटीएमएल के अंदर यहाँ पे, सही है, एक एरे के अंदर लूप चलाना है। सही है, और मुझे प्रोडक्ट जितने भी मेरे पास डाटा है उसका कार्ड, वो उसके प्रोडक्ट का कार्ड दिखाना है मुझे, जितना भी मेरे पास डाटा वहाँ से आ गया है, एपीआई के थ्रू आ गया है या स्टैटिक है जो भी है। आपने सिंपली करना ये है, यहाँ पे लगाना कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद आपने करना है लूप। अब लूप किस पे करना है, जो डाटा आपके पास आया है। मेरे पास डाटा यहाँ डाटा से आया है, मैं करूँगा डाटा डॉट मैप। ठीक है, मैप का फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि आपके एरे पे लूपिंग करके, ठीक है, आप इसको जैसा जिस हिसाब से वो डाटा बोलोगे उस हिसाब से आपको डाटा रिटर्न करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के भेजना चाहो ऑब्जेक्ट बना के भेज सकते हो, या यूआई बना के भेजना चाहो तो यूआई बना के भेज सकते हो। ठीक है, हम करेंगे ये कि डाटा मेरे पास है। ठीक है, हम करेंगे प्रोडक्ट, ये बेसिकली हमारे पास कॉल बैक फंक्शन लेगा ये, जो मैप का हमारे पास फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन आएगा इसमें, और एक पैरामीटर आएगा आइटम, यानी कि जो भी आइटम, हर एक आइटम है उस एरे के अंदर। अब यहाँ से हम रिटर्न करवाएंगे अपनी यूआई। यूआई चूँकि हम अपना कंपोनेंट बना चुके हैं तो इस पूरे प्रोडक्ट कार्ड को हम यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इस पर लूपिंग मैंने चलाई है तो अभी देख सकते हैं मेरे पास 3-4 प्रोडक्ट आ गए। सही है, लेकिन हेडफोन्स ही आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास डाटा तो अलग था। हम करेंगे ये कि यहाँ पे हम करेंगे इसको भी डायनामिक, प्रोडक्ट डॉट टाइटल आ रहा है मेरे पास, यानी कि हर उसके अंदर टाइटल रखा हुआ है अलग अलग। सही, हर किसी के अंदर अलग अलग इमेज रखी हुई है, वैसे तो इमेज सेम ही है लेकिन आप सपोज कर लें। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट इमेज। यस, यू कैन राइट, प्रोडक्ट डॉट इमेज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। सही है, तो अगर मैं दोबारा यूआई पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाइक, फ़ोन, शूज़, वॉच सब जो है आ गया है। अच्छा, इमेज नहीं आई है, एक मिनट में देख लेता हूँ इमेज क्यों नहीं आई। इमेज यूआरएल यहाँ पे मैंने इसको बता दिया है। ओके, माय मिस्टेक, यहाँ पे मैंने इमेज की स्पेलिंग जो है थोड़ी गलत लिख दी है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे तो हमारे पास सारी इमेजेस भी आ गई हैं, और देखें डाटा भी डायनामिक है, हेडफोन्स आ रहा है या बाइक आ रहा है या फ़ोन आ रहा है, शूज़ और वॉच। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास जो है लूपिंग करके हम इसमें डाटा अपना शो करवा सकते हैं। सही है, अब हम करेंगे ये कि डाटा अब हमें एपीआई के थ्रू मंगवाना है। सही है, तो यहाँ पे हम एक बेसिकली एपीआई यूज़ करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, फेक स्टोर के नाम से। ठीक है, सॉरी। अच्छा, फेक स्टोर हमारे पास एक एपीआई है जिसमें हमें सिंपल जो है प्रोडक्ट्स की एपीआई, यूजर्स की एपीआई और कार्ड की एपीआई, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डॉक्स पे आ जाएँ इसकी, सही है, तो यहाँ पे हमें सिंपल करना है गेट ऑल प्रोडक्ट्स। जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स वाली लिंक है ये हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है रिटर्न करेगा एरे के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके सैम्पल आउटपुट में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह मैंने कोड भी दिया हुआ है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो अब सबसे पहले हम करेंगे ये कि आएंगे अपने कोड में, और यहाँ पे हम सबसे पहले पहला हुक हम अपना यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक स्टेट। क्यों बनाएंगे, जहाँ से जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगी, सही, यहाँ से जो हमें बेसिकली प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है, उसको मुझे एक जगह सेव करवा के, एक जगह वेरिएबल में सेव करा के मुझे उसको रिटर्न करना है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं जो है ये पूरा फैच उठा के जो है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। सही, क्योंकि ये री रेंडरिंग होगी, री रेंडरिंग में ऐसा ना हो कि वो जो है बार बार रीपे हिट करेगा और रिटर्न कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, वो एक तरीके से साइड इफेक्ट होगा और वो क्रैश कर जाएगी चीज़ें। सो अब हम करेंगे ये कि यहाँ पे एक स्टेट बना लेंगे। ठीक है, रिएक्ट की तरफ से हमें एक चीज़ मिलती है, अच्छा यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, यूज़ स्टेट के नाम से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको आप रिएक्ट से इंपोर्ट करवा सकते हैं इन अ कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब वो कॉन्स्ट की तरह एक्सपोर्ट हुआ है। देन यहाँ पे हमें करना ये है कि कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने। ठीक है, और यूज़ स्टेट। अच्छा, यूज़ स्टेट हमें बोलता है कि मुझे मुझे इनिशियल वैल्यू भी बताओ कि इनिशियल वैल्यू क्या है।
जो तुम अपना डाटा सेव करवाना है तो उसका इनिशियल वैल्यू क्या है। अब हमें पता है कि हमारे पास डाटा जो है एरे में आ रहा है, तो हम उसको बता देंगे कि भाई इनिशियली तो कुछ नहीं होगा, खाली होगा। सही है। देन इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें आएंगी, एक वैल्यू और एक वो फंक्शन है जो उस वैल्यू को अपडेट करवाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे करता हूँ सेट प्रोडक्ट्स। सही है, इसको इस तरीके से मैंने कर लिया। अब मेरे पास ये जो प्रोडक्ट्स का है, ये जो वेरिएबल है, ये एक तरीके से मेरे पास कह सकते हैं आप हम एक तरीके से इसमें जो है हमारे पास सारा डाटा आके सेव हो रहा होगा। ठीक है, वो किस तरीके से होगा, जब हम अपना डाटा फैच करवाएंगे। सही है। तो इस फैचिंग के लिए सबसे पहले है, अब हम दूसरा है हुक जो है अपना यूज़ करने जा रहे हैं, वो है यूज़ इफेक्ट का। यूज़ इफेक्ट, अच्छा यूज़ इफेक्ट का जो ये हुक है, इसके वैसे बहुत सारे काम है। ठीक है, अभी हम इससे ये काम लेंगे कि भाई, अच्छा यूज़ इफेक्ट जो है सबसे पहले चलता कब है, जैसे ही आपका कंपोनेंट ये जो प्रोडक्ट्स वाला पेज है ये रेंडर होगा ना, सबसे पहले यूज़ इफेक्ट चलेगा, उसके बाद यूआई रेंडर होगी। ठीक है, ये जो यूज़ इफेक्ट का हमारे पास फंक्शन है ये पूरा, ठीक है, इसको हम लिखते हैं किस तरीके से, इसको हम बताते हैं एक फंक्शन जो कि हमारे पास एक लेता है कॉल बैक फंक्शन। सही है। और दूसरा पैरामीटर आता है इसका डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या चीज़ है। अच्छा, यूज़ इफेक्ट को हम बताते हैं, यूज़ इफेक्ट को हम जो है बेसिकली बता सकते हैं कि भाई तुम्हें कब कब चलना है। सही है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप वेबसाइट पे अपना डार्क मोड या लाइट मोड लगा रहे हैं, ठीक है, तो डार्क मोड और लाइट मोड का जो स्विच है जो कि वैल्यू ट्रू या फॉल्स करता है। सही है, तो ये जो वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो रही है जो वैल्यू, वो एक तरीके से डिपेंडेंसी है किसकी, साइट का कलर चेंज करने की, डार्क मोड या लाइट मोड। ठीक है, तो उस डिपेंडेंसी को जो है ना हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि इस डार्क मोड, जो भी वेरिएबल आपका ये ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू संभाल रहा है, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि भाई जब भी इस डार्क मोड की वैल्यू चेंज हो, तो आपने जो है यहाँ पे कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, जो वेबसाइट का कलर चेंज कर दे या डार्क मोड कर दे, वाइट मोड कर दे, जो भी कर दे। सही, ये डिपेंडेंसी होती है। लेकिन अगर आप इसको चाह रहे हो कि भाई मुझे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, ठीक है, तो इसका आप यहाँ पे खाली एरे भेज दो। इसका मतलब ये है कि ये यूज इफेक्ट एक ही बार चलेगा ज़िंदगी में। ठीक है, जैसा ही पेज को जैसे ही पेज आएगा, ये एक ही बार चलेगा, यूआई रेंडर करेगा, बस का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये कभी नहीं चलेगा जब तक आप इसको कोई डिपेंडेंसी नहीं बता देते। सही है, तो यहाँ पे हम करेंगे ये कि जो हमारे ये फैच वाला फंक्शन है, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपने पास करेंगे पेस्ट। सही है। अब फैच, आप लोगों को पता होगा कि फैच बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट की तरफ से आता है। इसको हम कोई भी अगर रेस्ट एपीआई बता दें, ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्स डॉट जेसन में वो डाटा रिटर्न करता है, और वो जेसन में हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट जेसन में प्रॉमिस रिटर्न करता है, उसके अंदर हमारे पास डाटा यहाँ पे आ जाता है। सही है, तो ये एक तरीके से प्रॉमिस बना हुआ है डॉट देन करके। ठीक है, इसको हम एसिंक कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, वो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको फैचिंग कर रहे हैं कॉन्सोल डॉट लॉग में, हम इसको देखते हैं कि डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा और ये कितनी बार चल रहा है। सही, रिएक्ट ऐप में आते हैं और कॉन्सोल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि 20 यानी कि जो हमारे पास डाटा है ये आ गया है एक मरतबा। सही है, दोबारा अब नहीं आया, यानी कि ये यूज इफेक्ट एक ही मरतबा चला और ख़त्म हो गया। सही है, यानी कि ये हमारा डाटा आ गया। अब इस डाटा को हमें जो है सिंपल स्टेट में डालना है और ये हमारी यूआई में मौजूद हो जाएगा। सही है, तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब हमें करना ये है कि ये जो यूज़ इफेक्ट है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको एसिंग अवेट के थ्रू काम करवाऊँ। सही है, तो यहाँ पे अगर मैं एसिंग लगाऊंगा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से, सॉरी, इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल हटा देता हूँ और इसके लिए वेट डाटा के लिए वेट करवा लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वार्निंग आ गई मेरे पास, इफेक्ट कॉल बैक सिंक्रोनस टू प्रिवेंट रेस कंडीशन पुट द एसिंग फंक्शन एक्सेट। सही है, यूज इफेक्ट को आप जो है एसिंक नहीं बना सकते। ठीक है, इसका जो है बेसिकली क्या कह सकते हैं कि इसको, इसका जो है इफेक्ट फिर सही नहीं चलेगा या फिर इससे कोई भी जो है नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आप यूज़ इफेक्ट को सिंक्रोनस नहीं बनाते, क्योंकि यूज़ इफेक्ट वेट नहीं कर सकता, यूज़ इफेक्ट फ़ौरन चलेगा तभी यूआई रेंडर होगी। ठीक है, वरना यूआई भी रेंडर नहीं हो पाएगी अगर यूज़ इफेक्ट में कुछ मसला आ गया तो इसको आपने जो है एसिंक नहीं बनाना, आपने करना ये है कि सिंपल एक अलग फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम फैच
प्रोडक्ट्स का, और यहाँ पे हम जो है अपना एसिंग लगा लेते हैं, एसिंग का जो भी हमारा काम है। और यहाँ पे हम जो है अवेट वगैरह जो भी सीन है वो यहाँ पे करवा लेते हैं। ये हमें एक्चुअली रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, सही है। और इसके अंदर जो है हमें प्रोडक्ट्स जो है रिटर्न होंगे, वो भी रिस्पॉन्स डॉट जेसन में होंगे, सही है। अच्छा, ये बेसिकली हमें प्रोडक्ट्स रिटर्न रिटर्न कर देगा, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए, जैसे कि मैंने आपको कंसोल डॉट लॉग में भी जो है दिखाया था कि यहाँ पे तो हमें सिंपली करना ये है कि हमें इसको बोलना है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स में जो है ना, जो भी मेरा प्रोडक्ट डेटा फेच एपीआई से मंगवाया है ना, वो सारा इधर आ जाए अपना, इस वेरिएबल में आ जाए। तो इस वेरिएबल को आप डायरेक्ट अपडेट नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप, इस तरीके से ये काम नहीं करेंगे कि प्रोडक्ट्स डॉट पुश करके आपने इसको जो है अपडेट करवा लिया। ये काम, ये डाटा डाल तो देगा, सही है, लेकिन आपकी यूआई में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूआई में आपको चेंज नज़र नहीं आएगा, सही है। तो इसको करने के लिए हमें स्टेट के थ्रू चलना पड़ेगा। स्टेट यानी कि सेट प्रोडक्ट्स। सेट प्रोडक्ट्स को हम बोलेंगे कि भाई आप प्रोडक्ट्स सेट करवा दो, वो जो मैं अभी एपीआई से लेकर आया हूँ, दैट्स इट, सही है। और इस फैच प्रोडक्ट्स को सिंपली हमें कॉल करना है यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट आया, फैच प्रोडक्ट्स कॉल किया, फैच प्रोडक्ट्स ने जो है डाटा एपीआई के थ्रू डाटा लाया, ठीक है। और इसने जो है सेट प्रोडक्ट्स में ये चीज़ डाल दी। जैसे ही ये सेट प्रोडक्ट्स चलेगा ना, ये प्रोडक्ट्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और ये पूरी यूआई रेंडर करेगी, सही है। प्रोडक्ट्स की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अब इस प्रोडक्ट्स की वैल्यू को हमें यूज़ करना है। तो इस प्रोडक्ट्स की ये वैल्यू जो है, अब ये एरे है तो इसको हम सिंपली यहाँ पे इस पर भी मैप चला सकते हैं। हम अपने इस डाटा पे मैप नहीं चलाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स पे मैप चलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोडक्ट डॉट टाइटल और प्रोडक्ट डॉट इमेज वगैरह जो भी आ रही है, जैसे कि यहाँ पे इत्तेफाक से मैंने नाम बिल्कुल सही रखा था जो एपीआई में है। तो इमेज और टाइटल आप देख सकते हैं कि इमेज और टाइटल जो भी एपीआई के थ्रू डाटा आया है तो वो सारा इसमें आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है, सही है। इसको अगर मैं अगेन रिफ्रेश मारूँ तो ये थोड़ा वेट लेगा, एपीआई कॉल होती है, सेट प्रोडक्ट्स कॉल होता है, सेट प्रोडक्ट्स जैसे ही कॉल हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास जो है यूआई रेंडर हो जाती है, प्रोडक्ट्स का डाटा अपडेट होता है और यहाँ पे हमारे पास डाटा शो हो जाता है दरअसल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि यूनिक की प्रॉप इसलिए कह रहा है क्योंकि हम यहाँ पे मैप चला रहे हैं और यहाँ पे हर उसकी एक की होती है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक की का हमें जो है प्रॉप मिल रहा होता है, तो उसको हम कोई भी इंडेक्स या तो दे सकते हैं, अगर आपके पास आईडी आ रही है तो प्रोडक्ट की आईडी भी आप इसको बता सकते हैं। सो ये हमारे पास एक तरीके से फैचिंग हो गई डाटा की, ठीक है, यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट को कॉल करते हुए, ठीक है। अच्छा, इसकी थोड़ी जो है यूआई से ही कर लेते हैं, ग्रिड वगैरह जो है इसको बना लेते हैं, देख लेते हैं ग्रिड वगैरह इसकी किस तरीके से बनेगी। अच्छा, सिंपली हमें करना ये है कि यहाँ पे हम एक कंटेनर बना लेते हैं, जो कि हमें उसकी तरफ से अपना रिएक्ट बूटस्ट्रैप की तरफ से मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमें एक रॉ बनानी है इस कंटेनर के अंदर, ये भी हमें जो है बूटस्ट्रैप की तरफ से ही मिलता है, सही है। और इसके अंदर जो है बेसिकली हमें अपना ही पूरा लूप चलाना है, सही है। और ये जितना भी लूप चलेगा उसके अंदर जो है हमारे पास एक कॉलम भी बनेगा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो है बूटस्ट्रैप फोकस क्लास नहीं है। तो ये किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं ये आप बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में देख सकते हैं, सही है। मैंने भी ज़ाहिर है बैठ के पूरा बनाया है, उसके बाद ही मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। सो या सो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से इसकी थोड़ी यूआई वगैरह सेट हो गई होगी, अगर मैं देखूँ तो हाँ। अब देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है एक रॉ में एक कॉलम में आ चुकी है, ठीक है। एक तरीके से ग्रिड व्यू बन गया, नॉट अ परफेक्ट यूआई बट हम रिएक्ट सीख रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास एक चीज़ हो गई कि डाटा फैच हो गया, और जो है हमारे पास क्या कहते हैं कार्ड वगैरह का कंपोनेंट बन गया, और ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट कार्ड है इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा जो है सही से दिखे, हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपक गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक काम हो गया। अब हमें
दूसरा काम करना है। अब बेसिकली हमें करना ये है कि प्रोडक्ट की डिटेल्स का एक पेज बनाना है। सही है। अगर मैं नॉर्मल अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, सिंपल एक नया पेज बनाएंगे अपना प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से, प्रोडक्ट डिटेल्स और HTML के नाम से, और इसको जो है एक तरीके से कॉल करवा लेंगे और वहाँ पे डाटा फैच करवा के अपना इसको दिखा देंगे। यहाँ पे कुछ कुछ इस तरीके से काम होगा कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंडेक्स और HTML की एक ही फाइल होती है। सही है। बाकी जितना भी काम होता है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में हो रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ हमें करना ये है कि एक और पेज बनाना है, प्रोडक्ट डिटेल्स। सही है। और ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से। ठीक है। रिएक्ट की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सही है। अब सीन ये है कि इस प्रोडक्ट के पेज पे खड़े होके एक इस प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज पे कैसे जाया जाए, नेविगेट कैसे होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम किस तरीके से कॉल करेंगे कि वो जो है अपना डाटा जो है हमें नेविगेट करवा दे। सही है। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ आती है, रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर जो है बेसिकली हमारे पास एक पूरी राउटिंग के लिए है अपना रिएक्ट के अंदर। सही है। और जितना भी राउटिंग का काम है, एक बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी, जितना भी राउटिंग का काम है वो आप इसके थ्रू करते हैं। सही है। ऑथेंटिकेटेड राउट हो, पब्लिक राउट हो, प्राइवेट राउट हो, जिस जो भी सारी कॉन्फ़िगरेशन आप इसके थ्रू जो है कर सकते हैं। अभी हमें सिंपल सिर्फ ये काम करना है कि दो पेजेस को कनेक्ट करवाना है। ठीक है। तो अगर इसके मैं डॉक्यूमेंटेशन में आ जाऊँ, सही है, और इसके मैं इंस्टॉलेशन पे आ जाऊँ, तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल जो है अपने पास कर लेते हैं, और इसको हम npm के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, और ये npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है। यहाँ पे दोबारा से हम अपना ये खोलते हैं टर्मिनल, और इसको कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट राउटर की जो है ये पूरी पैकेज जो है हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से रिएक्ट राउटर एक्चुअली काम करता है। ओके, सो आई थिंक हाँ ये इंस्टॉल हो गया हमारे पास। इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। ओके, अब हमें करना ये है कि अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आऊँ, सही है, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इस ब्राउज़र राउटर को जो है इंपोर्ट करवाना है रिएक्ट राउटर डॉम से, और अपने इंडेक्स जेएस में इंसर्ट करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है। एज अ टैग यूज़ करना है। ठीक है। तो अगर मैं इसके कोड पे हूँ, अपने पास इंडेक्स जेएस में हूँ, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मुझे इसको करना ये है, ब्राउज़र राउटर को इस टैग में डालना है कि मुझे इसको बताना है कि भाई आप ये रिएक्ट राउटर का जो है राउटर पूरा यूज़ करो, अपनी इस एप्लीकेशन को बताना है। सही है। देन अब हमें करना ये है कि अपने पास नीचे राउट्स डिफाइन करने हैं। राउट्स किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपने आना है सबसे पहले अपने ऐप के अंदर। इस ऐप के अंदर अभी सिर्फ एक ही पेज रखा हुआ है प्रोडक्ट्स का। ठीक है। आपने करना ये है, सबसे पहले तो उसको हटा दें। ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली करना ये है कि राउट्स का एक टैग इंपोर्ट करना है, जिसके अंदर हम उसको बताएंगे मल्टीपल राउट्स के, हमारे ऐप के राउट्स कौन कौन से। सही। आपने करना है यहाँ पर राउट्स। ठीक है। तो आपने इसको राउट्स बता दिए। देन आपको जो है इसमें बताना है कि कौन कौन से राउट जो हैं इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसका आपको करना है सिंपल राउट अगेन। यहाँ पे फिर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, पाथ स्लैश, आप कोई भी पाथ रख सकते हो यहाँ पे, एलिमेंट। ठीक है। अगर कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्लैश पे हूँ तो मुझे कौन सा कंपोनेंट शो या कौन सा पेज शो करवाना है। ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई जैसे तुम स्लैश पे आओ तो प्रोडक्ट्स का पेज शो करवाना है, और जब मैं कहूँ कि भाई तुम्हें स्लैश प्रोडक्ट डिटेल पे आना है तो तुम्हें प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज शो करवाना है। इसको भी मैं यहाँ बना लेता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स। सही है। इसको अगर मैं दोबारा आपको बताऊँ, राउट्स का एक हमें जो है सिंपल एक टैग बनाना है। इसके अंदर आपने जो है इसको मल्टीपल राउट्स बताने हैं कि भाई अगर मैं स्लैश पे आऊँ तो कौन सा राउट दिखाना है, स्लैश प्रोडक्ट पे आऊँ, प्रोडक्ट डिटेल पे आऊँ तो कौन सा राउट दिखाना है। ठीक है। और अगर कोई भी राउट आपको नहीं मिल रहा सही, तो कौन सा राउट दिखाना है, जैसे कि अगर बहुत से राउट होते हैं कि 404 का राउट होता है कि अगर कोई टाइप करके गलती से उसमें चला जाए तब कौन सा राउट दिखाना है। ठीक है। तो ये भी आप इसको
बता सकते हैं। सही है। देन अब हमें करना ये है कि अब तो हमने इसको बता दिया, ठीक है, कि स्लैश पे प्रोडक्ट से राउट करना है और इस तरीके से। अब ये ऐप हमारे पास जो है कॉल हो रहा है कहाँ पे, इंडेक्स जेएस पे। सही, तो हमारे एक तरीके से सारे राउट रजिस्टर हो चुके हैं। सही है, क्योंकि और अगर मैं अब इसको पेज को रिफ़्रेश करूँ तो ये मेरे पास जैसा था वैसे ही चल रहा है सारी चीज़ें। ठीक है। सो अब हमें करना ये है एक चीज़ कि नेविगेट करना है। नेविगेट कैसे करेंगे, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि अब प्रोडक्ट डिटेल का राउट वैसे तो सही है, ठीक है, लेकिन अगर इसको स्टैंडर्ड वे में देखा है तो ये राउट का नाम सही नहीं है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई प्रोडक्ट की जो भी आईडी है ना, सही, हर प्रोडक्ट के साथ अपनी एक आईडी है। जैसे कि अगर मैं प्रोडक्ट डॉट जेएस में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हर प्रोडक्ट के साथ एक आईडी है, ठीक है। उस आईडी के थ्रू भी मैं डाटा गेट कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, तो अगर मैं इसको आईडी भेजूंगा तो वो मुझे उस प्रोडक्ट का डाटा ला के दे देगा। मुझे यही काम करना है, मुझे यही काम करना है कि अगर मैं सी मोर पे क्लिक करूँ तो वो नेविगेट करे उस पेज पे, उस आईडी को लेके जाए अपने साथ, ठीक है, राउट के थ्रू उस आईडी को अपने साथ लेके जाए, वहाँ पे एक एपीआई हिट करे डिटेल्स की, और वहाँ पे जो है मुझे उस प्रोडक्ट की सब बाकी की डिटेल्स जो भी इसके अमाउंट है या डिस्क्रिप्शन है या जो भी है, वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे शो हो रही हैं। तो करना ये है कि राउट्स जहाँ आपने डिफाइन किए तो वहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आईडी जाए। मुझे सिंपल करना ये है कि यहाँ पे करना है प्रोडक्ट आईडी। अच्छा, इस कॉलन का क्या मतलब है? इस कॉलन का मतलब है कि मैं कुछ पैरामीटर भेज रहा हूँ राउट्स के थ्रू। सही है, इस कुछ पैरामीटर भेज रहा हूँ राउट्स के थ्रू, जो कि मैं जब क्लिक होगा वहाँ पे तब मैं इसको वहाँ से भेजूँगा। तो ये प्रोडक्ट आईडी के नाम से जो है ना, मैं इसको गेट करूँगा। वो कैसे गेट करूँगा वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले हम नेविगेशन पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, एक एचटीएमएल बना लेता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल। सही है। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि ये तो आ गया इस तरीके का। अब हम पहले कर लेते हैं नेविगेट। अच्छा, अब हमारा जो सी मोर का बटन है ये प्रोडक्ट कार्ट के अंदर है। प्रोडक्ट कार्ट के अंदर आता है और ये सी मोर का हमारे पास बटन है। ठीक है। अब नेविगेशन के भी यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो ये नेविगेशन का तरीका है कि आप प्रोग्रामेटिकली जो इसको नेविगेट करवाएं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्ट राउटर की तरफ से एक हमारे पास फंक्शन आता है यूज़ नेविगेट का। ये हमें बेसिकली एक फंक्शन देता है। सॉरी, इसको हमें डायरेक्ट इस तरीके से करना होगा क्योंकि हमें डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, यूज़ नेविगेट का जो है बेसिकली हमारे पास ये हुक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कस्टम हुक्स आप बना सकते हो, तो हर किसी ने अपने कस्टम हुक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये यूज़ नेविगेट का हुक है। ये इस नेविगेट के फंक्शन को हम जो है कॉल करके ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन इसको कॉल करके हम नेविगेट करवा सकते हैं जो भी राउट हो हम इसको बताएंगे किस तरीके से। आपने सिंपली करना ये है कि ऑन क्लिक हमारे पास जो इवेंट इस बटन में लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, नेविगेट टू प्रोडक्ट डिटेल, या नेविगेट टू डिटेल कर देते हैं सिर्फ। सही है, ये हम अपने पास एक एरो फंक्शन बना लेते हैं और इस फंक्शन को हमें इस ऑन क्लिक पर सिंपली इस तरीके से बाइंड कर देना है। ठीक है, अब ऑन क्लिक पे हमारे पास ये फंक्शन चल रहा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि चल कैसे रहा है। सॉरी, ओके। सो यहाँ पे आते हैं, अपने पास कंसोल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सी मोर पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास नेविगेट वाला फंक्शन चल रहा है। तो इस तरीके से इवेंट बाइंड होते हैं। ऑन क्लिक हो गया, ऑन फोकस हो गया, या जितने भी इवेंट हैं जो कि आपके जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल में होते हैं वो सारे इधर ही हैं। इधर भी वैसे के वैसे ही हैं, सिंपल। ठीक है, अब ये नेविगेट का जो फंक्शन है इसको मैं सिंपली कर ही सकता हूँ कि मैंने इसको बताया कि नेविगेट कहाँ करना है हमें, स्लैश प्रोडक्ट की जो आईडी है। ठीक है, अभी मैं इसको कोई भी आईडी दे देता हूँ, 123 आईडी दे देता हूँ। ठीक है, ये जो है मेरे पास नेविगेट कर जाएगा। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे आ गया है और ये आईडी 123 लेके भी आ गया है। सही है, अभी ये किस तरीके से गेट करनी है हम इस पर दोबारा आते हैं। सही है। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका इसको गेट करने का, सॉरी नेविगेट करने का। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, लिंक का हमारे पास एक टैग है, कंपोनेंट है, जो कि हमें रिएक्ट राउटर की तरफ से मिलता है, लिंक। और यहाँ पे
इसको आपने बटन के अंदर रैप कर देना कि यानी कि जिसके क्लिक पे आप करवाना चाह रहे हैं ना ये पूरा काम, तो यहाँ से ऑन क्लिक हटा देते, ज़रूरत नहीं है। और लिंक के बाद हमारे पास एक प्रॉप आता है टू के नाम से, सही है। इसमें भी आप इसको सिंपल वही बात बताएंगे जो आपने इसने यूज़ नेविगेट को बताया था, और यहाँ पे इसको लिंक करवा देंगे, ठीक है। इसको चलाते हैं दोबारा से कि किस तरीके से सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ भी सिंपल वैसे ही चल रहा है। तो इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है, कौन सा कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ये बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि नेविगेशन तो हो, ठीक है। एक सिनेरियो दिमाग में बना था कि नेविगेशन तो हो, लेकिन इससे पहले कुछ और भी काम हो, या कि फॉर एग्जांपल कि मैं चाह रहा हूँ कि लोग सी मोर पे जाने से पहले उनका कार्ट का जो आइटम हो अ, वो जो आइटम है वो कार्ट में ऐड हो जाए। वैसे तो खैर बहुत ही बोगस सा लॉजिक है। तो तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ काम हो, एनी वर्क, ठीक है, यहाँ पे कोई एपीआई हिट हो, कुछ हो उसके बाद जाके नेविगेट हो, तो ये काम आप इस तरीके से करवा सकते हैं कि यहाँ पे आपने एक फंक्शन बना लिया, उसको ऑन क्लिक के साथ बाइंड करवा दिया, यहाँ पे जो भी काम करवाना है करवा लिया, उसके बाद जाके नेविगेट हो, तो वहाँ हमें अपन नेविगेट का फंक्शन काम आएगा, सही है। लेकिन अगर आप कुछ काम नहीं करवाना चाह रहे, सिंपल नेविगेशन है हमारी, ठीक है, जैसे कि हमारे केस में कि सिंपल नेविगेशन है, कुछ और काम नहीं है, तो आप ये लिंक का टैग यूज़ कर सकते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम जो है ये चीज़ अभी फ़िलहाल अपने पास से हटा देते हैं, यूज़ नेविगेट की भी ज़रूरत नहीं है, लिंक की हमें ज़रूरत है बिल्कुल, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे करवा लेते हैं अपना नेविगेट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ प्रॉप्स में आईडी नहीं आ रही, तो आईडी हम अपने पास जो है प्रॉप्स में मंगवा लेते हैं, ताकि हमें जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। तो यहाँ पे हम एक आईडी का प्रॉप बना लेते हैं, उसको प्रोडक्ट डॉट आईडी पूरा भिजवा देते हैं, ठीक है। और इस प्रोडक्ट कार्ड में उस आईडी को एक्सेप्ट करवा लेते हैं एज एन प्रॉप। यहाँ पे हम करते हैं आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं कि हमें अब जो आईडी वहाँ से भेज रहे हैं ना, वहाँ से हर प्रोडक्ट की जो आईडी उसमें मैप होके आ रही है, यहाँ पे इंटीग्रेट हो रही है, वो हमें जो है बेसिकली भिजवानी है। तो यहाँ पे हम करेंगे ये स्लैश प्रोडक्ट आईडी, सॉरी सिर्फ आईडी आएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। कर्ली ब्रैकेट्स क्यों लगाए, क्योंकि मुझे इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है थोड़ी सी। अब यहाँ पे ये जो आप बैकटिक्स देख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं इसको। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ये होती है कि मेरे पास स्लैश का आउट तो स्ट्रिंग, ये तो स्टैटिक है, लेकिन ये जो आईडी है ये एक वेरिएबल है, या ये एक पैरामीटर, या ये एक डायनामिक कंटेंट है, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का, बहुत से लोग आपको पता भी होगा कि ES6 से पहले हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो है प्लस प्लस करके करवाते थे, लेकिन उसके बाद से हम इसको बैकटिक के थ्रू जो है करवा रहे होते हैं, सही है। तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट और आपका जो भी वेरिएबल है, डायनामिक वेरिएबल, वो यहाँ पे आपने इसको बता देना है, सही है। दोबारा आते हैं अपने पास इधर। अब जैसे कि इसकी इसकी आईडी है, ये 2 आ गया, आप ये तो यहाँ पे जो है देख देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास 2 आ गया है, ठीक है। अगर मैं आ जाऊँ किसी और प्रोडक्ट पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 आ गया, तो डायनामिक प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे अब हमारे पास आ रही है, सही है। अब आते हैं प्रोडक्ट डिटेल पे दोबारा, सबको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज अगेन। सो अब हमें करना ये है कि, वेट अ सेकेंड, इसको मैं सबसे पहले रिफ्रेश कर दूँ कि अभी हमारे पास ऊपर 10 तो आ गया है, लेकिन इसको अब मैं यहाँ पे कैसे ऐड करूँगा, मुझे मतलब क्योंकि मुझे इस 10 को यूज़ करते हुए जो है अपना ये एपीआई हिट करवानी है, ताकि मैं यहाँ पे 10 भेजूँ, उस प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाए, ठीक है। वो किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। वो इसके लिए हमें करना है कि हमारे पास एक हुक, अगेन हुक आता है, ये एक राउटर की तरफ से होता है, यूज़ पैराम्स। यूज़ पैराम्स क्या होता है, यूज़ पैराम्स का सिर्फ एक ही काम है कि पैराम में जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, यानी कि स्लैश के बाद जो भी चीज़ें आ रही हैं पैराम्स में, वो उठा के देना, ठीक है। अब वो कैसे उठा के देगा, यहाँ पे हमारे पास ये यूज़ पैराम्स हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है पैराम्स के नाम से, ठीक है। इस पैराम्स को अगर मैं लॉक करा लूँ अपने पास, सही है, मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं पैराम्स और प्रोडक्ट आईडी आ रही है हमारे पास 10, ठीक है। ये प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आया, ये स्ट्रिंग हमारे पास कहाँ से आई, ये स्ट्रिंग हमारे पास यहीं से आई है, जहाँ पे हमने इसको बताया था कि भाई स्लैश राउट में स्लैश प्रोडक्ट आईडी, इसका नाम अगर मैं ABC रख दूँ तो ABC के नाम से आएगा, ठीक है, लेकिन मीनिंगफुल नेम रखने चाहिए। तो प्रोडक्ट आईडी मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पैराम्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है।
वही हम जो है डीस्ट्रक्चर करेंगे इसको, प्रोडक्ट आईडी के नाम से इसको ले लेंगे। इस ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, इसको दोबारा से हम डीस्ट्रक्चर कर लेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी आ गई। सो अब हमें सिंपल एक ही काम रह गया कि हमें यहाँ पे दोबारा एक एपीआई हिट करवानी है इस तरीके से। ठीक है, और हमें डिटेल्स गेट करनी है प्रोडक्ट की। सो अब मैं चाह रहा हूँ जैसे मेरा ये पेज लोड हो, एपीआई हिट हो, डाटा सेट हो, और मुझे प्रोडक्ट की डिटेल दिख जाए। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सुना सुना लगता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की है। कहाँ पे? प्रोडक्ट लिस्टिंग में। यूज इफेक्ट है, फैच प्रोडक्ट्स हो, प्रोडक्ट की डिटेल सेट हो, और हमें डाटा दिख जाए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं, कुछ चेंजेस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास सेट स्टेट है। सबसे पहले सेट स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। फैच प्रोडक्ट्स की बजाय इसको फैच प्रोडक्ट डिटेल कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी से अब हमें डाटा गेट करना है ना, तो यहाँ पे स्लैश, अच्छा यहाँ पे भी जो है हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करेंगे, क्योंकि हमें जो है एक डायनामिक कंटेंट यहाँ पे भिजवाना है। क्या? प्रोडक्ट आईडी, जो भी प्रोडक्ट आईडी हमारे पास आ रही है वहाँ से। ठीक है, ये हमें एक सिंगल प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। सही है, और इसको जो है मैं यहाँ पे सेट करवा दूंगा। इस सेट प्रोडक्ट्स को हम सेट प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसको भी प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को अगर मैं यहाँ पे लॉक करा लूँ अपने पास, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है यहाँ पे शो हो गई हैं फ्रॉम द एपीआई। इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो जो 10 वाला था, आईडी 10, जिसकी आईडी 10 थी, वही प्रोडक्ट हमारे पास आया है। अगर मैं बैक जाऊँ और 2 पे सी मोर करूँ, तो मेरे पास 2 का डाटा आ जाएगा। सही, इमेज वगैरह सारी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। डाटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये प्रोडक्ट में हमारा पूरा डाटा आ चुका है। अब हमें सिंपली शो कराना है। और यहाँ पे हमारे पास चूंकि सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मैप वेब चलाने की तो ज़रूरत है नहीं। सिंपल जैसा प्रोडक्ट आ रहा है वैसे हमें शो कराना है। ठीक है, तो इसकी मैं थोड़ी यूआई जो है हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक जो है थोड़ी सी यूआई है उसकी चीज़ों की, वही रॉ कॉलम वाली चीज़ें हैं। तो इसको हम जो है इस तरीके से सिंपली, सॉरी, कॉलम वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब इंपोर्ट कर लेते हैं अपने पास। और ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोडक्ट की इमेज आ रही थी। ठीक है, और प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्ट में आ रही थी वो सिंपली हमें यहाँ पे दिखाने को, मैप ऐप चलाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे चूँकि हमारे पास यूज स्टेट में इनिशियल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसको इस तरीके से दिखाना ज़रूरी है। सो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। ठीक है, अच्छा आगे तो अगर अगर हम किसी दूसरे प्रोडक्ट पे हैं, सी मोर पे, तो हमारे पास उसकी डिटेल जो है आ जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस करी कि यहाँ पे हमारे पास ऐप बार आ रहा है रिएक्ट स्टोर के नाम का। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, वहाँ नहीं आ रहा। सही है, तो अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार वो ऐप नैप बार वाला जो फंक्शन कंपोनेंट है वो यहाँ कॉल कर लो, यहाँ भी शो हो जाएगा। ठीक है, बात आपकी सही है, शो हो जाएगा। लेकिन सीन ऐसा है कि अगर मेरे पास 100 पेजेस हैं, तो क्या 100 पेजेस में जाके मैं ऐप नैप बार 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 कॉल करूँ सिर्फ इसको शो कराने के लिए? ठीक है, तो इसका एक अभी मैं आपको जादू दिखाता हूँ कि क्या होता है। हमारे पास जो है ऐप डॉट जेएस में यहाँ पे जितने भी राउट्स हैं, सही है, तो ये राउट्स जो हैं ये हर पेज पे हमारे पास रजिस्टर हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि हर पेज को पता है, हर पेज को पता है कि कौन से राउट पे क्या रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये रूट फाइल है, रूट फाइल वहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस पे कॉल हो रही है। तो ये जो ऐप नेम बार का कंपोनेंट मैंने प्रोडक्ट्स डॉट पेज पे कॉल किया था, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा के, सही है, इसको यहाँ से भी हटा रहा हूँ, इसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे सिंपली मैं एक डिव नहीं, एक खाली टैग बना लेता हूँ। यहाँ पे राउट्स आ जाएंगे, यहाँ पे मैं अपना ऐप नेम बार वाला जो कंपोनेंट है उसको मैं कॉल कर लूँगा। इसको नेम बार, अच्छा इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। और यहाँ पे कंपोनेंट्स और ऐप नेम बार, उसको यहाँ पे सिंपली कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है,
अब आप देखें कि यहाँ इस पेज पे भी मेरे पास अपने बार आ गया, इस पेज पे तो था ही, इस पेज पे भी आ गया। और एक मज़े की बात ये बताऊँ कि हमारे पास ये पेज तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा जो है हमारे पास ये ऐप नैप बार है ये भी पूरा चेंज हो रहा है, पूरा रीलोड हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक बार जो है रीलोड हो चुका है रूट पे, सही है, ये एक बार रीलोड हो चुका है। अब सिर्फ ये नीचे का कंपोनेंट के नीचे का पेज चेंज हो रहा है और कुछ चेंज नहीं हो रहा। सही है, एक तरीके से इसको कहते हैं एक ग्लोबल स्टेट भी इसको कह सकते हैं कंपोनेंट की। ठीक है, कि यहाँ पे हमने ग्लोबली जो है इसको यहाँ पे बता दिया कि ये नैव बार है पूरी एप्लीकेशन का, और यहाँ पे सिंपली हमने नीचे राउट रजिस्टर रजिस्टर करवा दिए। सही है, यहाँ पे चीज़ें शो हो रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ इसको, इस कोर्स को एंड करने से पहले, कि यहाँ पे आप देख देख सकते हैं कि जब मैं डिटेल्स पे आता हूँ या इस पे भी आता हूँ, लिस्टिंग पे भी आता हूँ, तो अगर मैं डिटेल्स में हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें लोड होने में, और ये अजीब सी टेक्स्ट जो है अजीब सा आ रहा होता है, इमेज फटी हुई आ रही होती है। तो हम करेंगे ये कि एक और स्टेट बनाएंगे लोडर चलाने के लिए, लोडिंग चलाने के लिए। ठीक है, हम एक लोडिंग चलाने के लिए बनाएंगे इज़ बिज़ी। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे सेट इज़ बिज़ी, यानी कि खैर नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, और इसकी इनिशियल वैल्यू होगी फॉल्स, यानी कि इनिशियली हमें लोडर फ़ौरन नहीं चलाना। ठीक है, हम इसको करेंगे ये कि जैसे वो फैच करा ना प्रोडक्ट्स, उसको हम करेंगे ट्रू, यानी कि वो जैसे फैच करना शुरू करेगा कि हम इसको बोल देंगे सेट इज़ बिजी ट्रू, यानी कि इस बिजी की वैल्यू ट्रू कर दो, यानी कि बिजी है, वो डाटा ला रहा है अभी। जैसे डाटा आ जाए, सेट हो जाए, सब हो जाए, इसको आपने कर देना है फॉल्स। ठीक है, और इस बिजी को जो है आपने यूज़ करना है यहाँ पे। कैसे? आपने इसको बोलना है कि जब तक डाटा नहीं आ रहा, आपने जो है इज़ अगर बिजी है, यानी कि अगर बिजी है, तो आपने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं कि एक कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हम इसको लोडर वगैरह सही से शो करवा सकें और यूआई भी थोड़ी सही हो जाए। ठीक है, और इसमें एक क्लास है बूटस्ट्रैप की, और सॉरी इसको यहाँ पे इसकी क्लास जो है हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इस क्लास को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब मैं से चाह ये रहा हूँ कि अगर बिज़ी है, कंटेंट आने में टाइम लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोडर चलाते हैं। तो अगर इस बिज़ी है, यानी कि इस बिज़ी ट्रू है, तो हमें यहाँ पे एक स्पिनर शो करवाना है। स्पिनर एक्चुअली बूटस्ट्रैप का ये कंपोनेंट है, वरना हमें इस तरीके से ये रो शो करवानी है। अच्छा, इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, जो कि एक अच्छा फीचर है रिएक्ट का। सही है, कंडीशनल रेंडरिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कंडीशनल ऑपरेटर जो हमारे पास लगे हुए हैं, कि अगर इज़ बिज़ी हो, इफ़ एल्स वाला ये सीन है। ठीक है, इज़ बिज़ी हो तो हमें स्पिनर दिखाना है। ठीक है, यानी कि इफ़ बिज़ी देन रिटर्न दिस, एल्स इसका मतलब एल्स, एल्स रिटर्न दिस। ठीक है, तो स्पिनर जो है हम देख लेते हैं कि स्पिनर यहाँ पे सही शो हो रहा है या नहीं। अच्छा, स्पिनर का आई थिंक थोड़ा सा एक एनिमेशन होती है, वो भी यहाँ पे बतानी होती है, तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एनिमेशन बॉर्डर, सही है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास लोडर चलता है थोड़ी देर के लिए, और जैसे डाटा आ जाता है हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। तो इस चीज़ को कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, कि अगर बिजी है तो स्पिनर दिखा दो, नहीं तो ये दिखा दो। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ लोडर दिखाने के लिए नहीं, इसको किसी भी तरह जो है यूज़ कर सकते हैं, कि अगर जब तक डाटा नहीं आ रहा तो आपने कोई और एनिमेशन दिखानी है या कोई और डाटा दिखाना है, जो और अगर डाटा आ जाए तो फिर ओरिजिनल डाटा दिखाना है, इस तरीके से भी चीज़ें चल सकती हैं। सही है, तो ये बेसिकली एक छोटी सी एप्लीकेशन थी जस्ट फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए, किस तरीके से काम करती है और यहाँ पे किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, फॉर फर्दर प्रैक्टिस आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि यहाँ पे फेक स्टोर की अगर आप एपीआई पे आएँ तो यहाँ पे और भी बहुत सारी एपीआईज हैं, रिजल्ट सॉर्ट करने की है। ठीक है, कैटेगरीज वाइज डाटा जो है आप ला सकते हैं। ठीक है, कार्ड के बहुत सारी चीज़ें हैं, यूज़र्स के हिसाब से भी डाटा आता है। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस के आप इसको और भी आगे जो है लेके जा सकते हैं, और जो है अपने जो है न्यू कंपोनेंट्स बना के, और यूज़र की लॉगिन की स्क्रीन या लॉगआउट की स्क्रीन, इसमें जो है ये सारी एपीआईज जो हैं, लॉगिन की भी एपीआई जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक क्रैश कोर्स था।
रिएक्ट के हवाले से, जो कि अगर बिल्कुल जो न्यू है रिएक्ट में, जो इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो वो जो है स्टार्ट ले सकें इस पूरी एप्लीकेशन से। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आपको ये क्रैश कोर्स पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं और फर्दर जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के जो है क्रैश कोर्स हैं उनको भी बना सकूँ। सही है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और लिव डेव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले ही जो 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं लिव डेव के। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स और फैमिली हैं, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि आपका भाई और तरक्की करे अल्लाह के हुक्म से। सो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अपने दोस्तों के साथ ये पूरा रिएक्ट का क्रैश कोर्स ज़रूर शेयर करें और लिव डेव को लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।